हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लू बेल ऑनलाइन स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम हिमाचल प्रदेश गिरिराज के साप्ताहिक न्यूज़पेपर 17 से 23 मई 2023 के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम गिरिराज साप्ताहिक न्यूज़पेपर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल्स के साथ स्टडी करेंगे। सबसे पहले कि रेत बैटरी क्या है। रेत बैटरी एक उच्च तापीय ऊर्जा भंडारण प्रणाली है जो रेत या रेत जैसी सामग्री को भंडारण माध्यम के रूप में उपयोग करती है। इसका मुख्य उद्देश्य अतिरिक्त पवन एवं सौर ऊर्जा के लिए उच्च शक्ति एवं क्षमता वाले भंडारण के रूप में काम करना है। ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में संग्रहित करके इसका उपयोग घरों को गर्म करने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भर उद्योगों को उच्च तापीय ऊष्मा प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। हाल ही में फिनलैंड ने विश्व की पहली सैंड बैटरी स्थापित की है जो लंबी अवधि के लिए हरित ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम है। यहाँ पे हमने ये डिस्कस कर लिया है कि रेत बैटरी क्या है। इसके बाद हम जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस सेवा मुक्त सैटेलाइट को प्रशांत महासागर में नष्ट किया। इसका आंसर है फ्रेंड्स मेगापिक्स 1। गिरिराज साप्ताहिक न्यूज़पेपर में इसे ऐसे लिखा गया है मेगापिक्स 1, और जो नेट के अकॉर्डिंग मुझे जो डिटेल्स मिली है उसमें इस तरीके से लिखा गया है मेगाटॉपिक्स 1। तो इन दोनों को ही ध्यान रखना है। शॉर्ट में इसे MT1 कहा जाता है। इसके अलावा अब इसके डिटेल्स की बात करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने मंगलवार को अपने मिशन के अंत के बाद एक उपग्रह को सफलतापूर्वक डीऑर्बिट कर दिया है। दरअसल मेगाट्रॉपिक्स 1 को उसके कक्षा से बाहर लाया और उसे प्रशांत महासागर के ऊपर आकाश में उसके टुकड़े टुकड़े कर उसे जला दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट है, मेघालय में नेशनल पीपल्स पार्टी के किस नेता को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया गया है। इसका आंसर है कॉनराड के संगमा को। कॉनराड कोंकल संगमा का जन्म 27 जनवरी 1978 ईस्वी को हुआ था। वे एक भारतीय राजनेता हैं जिन्होंने 2018 से लेकर अभी तक के वो कंटिन्यू मेघालय के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और इसके अलावा वे नेशनल पीपल्स पार्टी के सदस्य हैं और उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष PA थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराटनगर किस महाजनपद की नगरी थी। इसका आंसर है मत्स्य महाजनपद की। ये स्थल राजा विराट के मत्स्य प्रदेश की राजधानी के रूप में जाना जाता है, और इसके अलावा महाभारत काल में राजा विराट के नाम से ही विराटनगर रखा गया। ये महाभारत काल का एक प्रसिद्ध जनपद था। ये विराट का राज्य हुआ करता था, और इसके अलावा विराट राज्य राजस्थान के जयपुर जिले में विराट नगरी और आधुनिक विराट के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा जम्मू और कश्मीर के शहर अखनूर को भी कुछ लोग विराट नगर के रूप में जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। इसका आंसर है रामचंद्र देव। रामचंद्र, जिसे रामदेव के नाम से भी जाना जाता है, भारत के देवगिरी के यादव वंश का शासक था और रामचंद्र यादव राजकृष्ण के पुत्र थे। तो यहाँ से ये पॉइंट निकल कर आता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी में आक्रमण किया था तो उस समय देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव, और रामचंद्र को रामदेव के नाम से भी जाना जाता है। वे देवगिरी के यादव वंश का शासक था और रामचंद्र यादव राजकृष्ण के पुत्र थे। उसके बाद नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और कर्तव्य प्रस्ताव पारित हुआ था। इसका आंसर है कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में। 1931 में कांग्रेस की बैठक कराची में हुई और इस बैठक की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, और इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक प्रोग्राम पर प्रस्ताव पारित किए गए। यहाँ से ये पॉइंट निकल कर आता है फ्रेंड्स कि 1931 ईस्वी में कांग्रेस की बैठक कराची में हुई थी और उसे कराची अधिवेशन के नाम से भी जाना
जाता है। और इसके अलावा दूसरा एमपी पॉइंट ये है कि इस बैठक की अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। और उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक प्रोग्राम पर प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कराची अधिवेशन 1931 से रिलेटेड। एक और क्वेश्चन भी हमें एग्जाम में देखने को मिलता है। 1936 में लखनऊ का कांग्रेस अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था। तो 1931 का ध्यान रखना है, अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। और 1936 में जो लखनऊ का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। और इन दोनों ही पॉइंट्स को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो ये पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की आयु क्रमांक क्या है? इसका आंसर है 65 और 62। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं। और इसके अलावा अभी तक देश में 25 हाई कोर्ट है और जो हाई कोर्ट में न्यायाधीश होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज है 62। तो ये दोनों ही पॉइंट ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की एज होती है 65 और हाई कोर्ट के न्यायाधीश की रिटायरमेंट एज होती है 62। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रथम वित्त आयोग की सिफारिशों में किस अवधि को शामिल किया गया था? इसका आंसर है 1952 से 1957 तक। केंद्रीय संसद ने 28 सितंबर 1951 को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम पारित किया और केसी नियोगी इसके अध्यक्ष थे। राज्य सरकारों को उनके क्षेत्रों के लिए वित्तीय निगम स्थापित करने का अधिकार दिया गया और ये अधिनियम 1 अगस्त 1952 से लागू हुआ था। और इसके अलावा एट प्रेजेंट टाइम पे 14 वित्त आयोग बन चुके हैं। तो यहाँ से सबसे पहले ये पॉइंट निकल कर आता है कि प्रथम वित्त आयोग सिफारिशों की अवधि का जो टाइम था वो 1952 से 1957 तक था और इसे केंद्र संसद ने 28 सितंबर 1951 को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम पारित किया था और इसके प्रथम अध्यक्ष थे केसी नियोगी जी। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रथम अध्यक्ष के बारे में। और इसके अलावा ये अधिनियम 1 अगस्त 1952 में लागू हुआ था, तो लागू भी ध्यान रखना है और इसको पारित कब किया गया था वो भी ध्यान रखना है। और एट प्रेजेंट टाइम पे 14 वित्त आयोग बन चुके हैं। उनकी डिटेल कुछ इस तरह से है, मैंने पूरे 14 के 14 वित्त आयोग की कंप्लीट डिटेल डाल दी है। जैसे पहला अभी हमने डिस्कस किया था कि पहला वित्त आयोग, इसकी नियुक्ति वर्ष जो है वो है 1951, पर इसे लागू किया गया था इसे 1952 से 1957 तक और इसके प्रथम अध्यक्ष थे केसी नियोगी जी। उसी तरह अगर हम लास्ट 14वां वित्त आयोग देखें तो इसकी नियुक्ति वर्ष है 2012, पर इस अवधि को पारित किया गया था 2015 से 2020 तक। तो ये 5 साल का टाइम पीरियड रहता है और इसके अध्यक्ष भी ध्यान रखना है डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी। तो अध्यक्ष भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। ये सभी डिटेल्स है 14 वित्त आयोग के और ये डिटेल में ब्लूबेल ऑनलाइन स्टडी के वेबसाइट में भी डाल दूंगी। वहां पे जाकर आप अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। उसका लिंक मैं वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि वहां पे क्लिक करके आप डायरेक्ट ब्लूबेल ऑनलाइन स्टडी के वेबसाइट पे जा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है? इसका आंसर है 930 लाख मील। इसके अलावा पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 1000 माइल प्रति घंटा की रफ्तार से घूमती है। उसके बाद नेक्स्ट है, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर है फ्रेंड्स चंबल। जवाहर सागर बांध का निर्माण कोटा जिले के पास चंबल नदी पर किया गया था। तो ये पर्टिकुलर याद रखना है कि कहाँ पे किया गया था। जवाहर सागर बांध का निर्माण किया गया था कोटा जिले में, किया गया था चंबल नदी में। ठीक है, कोटा जिले के पास चंबल नदी में। और बांध का निर्माण कब किया गया था? 1972 ईस्वी में। और कंक्रीट से बने जवाहर सागर बांध की ऊंचाई भी हमें ध्यान रखना है 45 मीटर है और ये 393 मीटर फैला है। तो इसकी लेंथ का भी ध्यान रखना है 45 मीटर और 393 मीटर तक फैला है। ये सभी डिटेल्स थी जवाहर सागर बांध के बारे में। इसका निर्माण किया गया है कोटा जिले के चंबल नदी में और इसके अलावा इस बांध का निर्माण किया गया है 1972 में और इस जवाहर सागर बांध की ऊंचाई है 45 मीटर और ये 393 मीटर में फैला हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है, कौन सा जागृत ज्वालामुखी भूमध्य सागर को प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? इसका आंसर है स्ट्रोम्बोली।
इटली के पूर्वोत्तर तट से दूर स्ट्रोम्बोली द्वीप पर स्थित स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा था? इसका आंसर है फ्रेंड्स भारत। पहले एशियाई खेलों की मेजबानी भारत ने सन 1951 में नई दिल्ली में किया था। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहले एशियाई खेलों की मेजबानी भारत ने की थी साल 1951 में नई दिल्ली में, और उसके बाद 8 अन्य देशों ने इसकी मेजबानी की थी। एशिया खेल एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा खेल आयोजन माना जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट है, प्रदेश सरकार ने किस जिले की महिलाओं को 1500 रुपए देने का ऐलान किया है? इसका आंसर है लाहौल स्पीति। कांग्रेस के घोषणा पत्र में बताया गया था कि मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दूसरे चरण में जून 2023 से 18 वर्ष से ज्यादा आयु की स्पीति की सभी 9000 महिलाओं को 1500 रुपए मासिक भत्ता देने की घोषणा की है। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रदेश में किस 2 स्थानों पर ई बस डिपो खोले जाने प्रस्तावित है? इसका मतलब है कि प्रदेश के किस 2 स्थानों में ई बस डिपो खोले जाएंगे? इसका आंसर है शिमला व नदौन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि शिमला शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों में संचालित होने वाले अधिकांश बस रूटों पर ई बसें चलाई जाएंगी और शिमला के लोकल डिपो को पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक बस डिपो बनाया जाएगा और इसके अलावा नदौन में नया इलेक्ट्रिक बस डिपो खोला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, नगर निगम शिमला के चुनाव में किस पार्टी को बहुमत के साथ जीत मिली है? इसका आंसर है कांग्रेस को। प्रदेश कांग्रेस सरकार का प्रभाव नगर निगम चुनाव परिणाम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला के कुल 34 वार्डों में से 24 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। उसके बाद नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग रेंज कहाँ बनाई जानी प्रस्तावित है? तो अभी प्रस्तावित किया गया है। इसका आंसर है कुटासनी और ये स्थित है शिमला में। शिमला के कटासनी या कुटासनी में शूटिंग रेंज स्थापित करने के लिए भूमि चयनित की गई है। यहाँ पर निशानेबाजी के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं विकसित की जाएगी। तो यहाँ से ये पॉइंट निकल कर आता है कि शिमला के कटासनी या कुटासनी में शूटिंग रेंज स्थापित करने के लिए भूमि चयनित कर दी गई है और यहाँ पर निशानेबाजी के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं विकसित की जाएगी। यहाँ तक हमने जितने भी गिरिराज न्यूज़पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको हमने बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस कर लिया है। और इसके अलावा अगर इसकी डिटेल्स आपको दोबारा चेक करनी हो तो इसकी सभी डिटेल्स मैं ब्लू बेल ऑनलाइन के वेबसाइट पे डाल दूंगी। उसका लिंक मैं वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।